हेलो स्टूडेंट्स। तो बच्चों, जो हमारे बेस्ट 100 क्वेश्चन चल रहे थे, चैप्टर नंबर 1 12th इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स लिखा हुआ भी है, देखो ये। और नीट और जेई के लिए, जेई मेंस के लिए बेसिकली कह लो, एडवांस वाले भी कर सकते, करने तो उनको तो पढ़ेंगे, मतलब और एक्स्ट्रा भी करने चाहिए उससे ज़्यादा भी, पर एडवांस वाले भी करें। अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, पर नीट वाले और मेंस वाले मेन फोकस होके इनको करें, क्योंकि उनका लेवल इतना ही होता है, उसी लेवल के मैं सवाल करा रहा हूँ। एडवांस लेवल के बहुत ज़्यादा सवाल नहीं है ये, लेकिन अच्छा लेवल है। चलो शुरू करते हैं। अब टॉपिक हमारा 2 पे पहुंच चुके हैं। टॉपिक 1 के कूलाम्स लॉ वाले और इलेक्ट्रिक चार्जेस और उसके जो प्रॉपर्टीज है वे सवाल हमने सारे कर लिए हैं। बढ़ते हैं आगे। आज हम सवाल करेंगे टॉपिक नंबर 2 से स्टार्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इट्स इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड वाले क्वेश्चंस करेंगे आज। चलिए करते हैं शुरू बच्चों। क्वेश्चन नंबर 30 से स्टार्ट करते हैं। पिछली वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 29 तक खत्म कर लिया थे। अब क्वेश्चन नंबर 30 से स्टार्ट करते हैं। क्या दिया इसमें? पहले थोड़े से ये क्वेश्चन थ्योरेटिकल हैं, या ये कह लीजिए कंसेप्चुअल है। पहले पार्ट में आपसे क्या पूछा, इसमें कहा इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म। देखो मान लीजिए हमारे पास एक आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज है, मान लो ये चार्ज है, और इसमें से लाइनें बाहर आ रही हैं इस तरीके से। आपको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड की प्लस चार्ज में से लाइनें जो होती हैं वे बाहर की तरफ निकलती हैं, इस तरीके से फील्ड निकलता है। ऐसा फील होगा आपको कि फील्ड निकल रहा है, ठीक है। तो ये लाइनें बाहर आ रही हैं इसमें से। अब ये जो लाइनें बाहर आ रही हैं, अब ये बताना है आपको कि ये फील्ड जो चारों तरफ का इसके फील्ड है, ये चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म। देखो नॉन यूनिफॉर्म और यूनिफॉर्म में थोड़ा सा फर्क है। यूनिफॉर्म का मतलब होता है जब लाइनें आपस में पैरेलल होती हैं और उनके बीच का गैप एकदम बराबर होता है, ये गैप बराबर होना चाहिए। ऐसे फील्ड को कहते हैं यूनिफॉर्म बच्चों, यूनिफॉर्म। और नॉन यूनिफॉर्म कौन सी होती हैं? जिनमें गैप बराबर ना हो, इस तरीके की लाइन। अब ये वाली होती है नॉन यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, ठीक है। यूनिफॉर्म का मीनिंग होता है कि हर जगह फील्ड एक जैसा। मान लीजिए यहां का फील्ड ई है, तो यहां भी ई है, यहां भी ई है। फील्ड की वैल्यू हर जगह एक जैसी होती है, फील्ड की वैल्यू। लेकिन नॉन यूनिफॉर्म में यहां का फील्ड मान लीजिए E1 है, तो यहां का फील्ड E2 होगा, और कहीं का फील्ड E3 होगा। ऐसे फील्ड को कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म। तो अब आप यहां देख के बताओ, आपको क्या दिखाई दे रहा है? यूनिफॉर्म दिखाई दे रहा है फील्ड या नॉन यूनिफॉर्म? नॉन यूनिफॉर्म होता है जो लगातार जगह जगह बदलता रहता है, और यूनिफॉर्म होता है जो हर जगह एक जैसा होता है बच्चों, ठीक है। तो साफ साफ हमें पता चल रहा है कि यहाँ पे जो ये फील्ड है, ये वाला, ये नॉन यूनिफॉर्म फील्ड है, नॉन यूनिफॉर्म फील्ड है। क्यों? क्योंकि इसकी वैल्यू चार्ज के पास आओगे ज्यादा होगी, चार्ज से दूर जाओगे कम होगी, क्योंकि लाइनें एक दूसरे से दूर जा रही हैं। लाइनें पैरेलल तो चल नहीं रही, तो इसलिए ये यूनिफॉर्म नहीं है, नॉन यूनिफॉर्म फील्ड है, ठीक है। चलो अगले पार्ट पे चलते हैं इसके। अब देखो सेकंड पार्ट में क्या बोला है, सेकंड पार्ट को भी करते हैं। इसमें बोला डज एन इलेक्ट्रिक चार्ज एक्सपीरियंस फोर्स ड्यू टू द फील्ड ऑफ इटसेल्फ। अगर इसको ध्यान से सोचा जाए, सवाल देखो क्या कहा है, क्या कोई इलेक्ट्रिक चार्ज खुद अपने फील्ड की वजह से, क्या किसी इलेक्ट्रिक चार्ज पर बी पार्ट, सवाल दिया है कि मान लीजिए कोई इलेक्ट्रिक चार्ज है, ये है प्लस का क्यू, इसमें से फील्ड की लाइनें इधर निकल रही हैं, इधर निकल रही हैं, इधर निकल रही हैं, इस तरीके से जैसे कभी पिछले सवाल में निकली थी। अब पूछा यह है कि ये जो इलेक्ट्रिक चार्ज है, खुद के फील्ड की वजह से क्या इस पर कोई फोर्स लगेगा? क्योंकि देखो जब किसी चार्ज को ना फील्ड में रखते हैं तो उस पर फोर्स लगता है। मान लीजिए आपने
ये फील्ड लिया और इसमें किसी चार्ज को डाल दिया, रख दिया, रेस्ट में है, ये रेस्ट में। ये बाहर से कोई फील्ड लगा हुआ है। जब आप बाहर से कोई फील्ड लगा के उसके अंदर कोई चार्ज टिका दोगे, रेस्ट में भी हो चाहे वो, उस पर एक फोर्स लगेगा। F इज इक्वल टू क्यू इंटू ई। क्यू तो है वो चार्ज, क्यू तो है चार्ज की वैल्यू, और ई है ये बाहर से लगा हुआ फील्ड। तो इसका मतलब एक बात ये ध्यान में रख लो कि जब भी हमारे पास कोई चार्ज होगा, हम उसको किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर टिका देंगे तो उस पे इलेक्ट्रिक फील्ड एक फोर्स लगाएगा। कितना लगाएगा? Q इंटू ई लगाएगा। बिल्कुल ठीक बात है आपकी। लेकिन एक बात बताओ कि यहां पर जो ये फोर्स लग रहा है, ये क्यों लग रहा है? सोच के बताना। तो सर क्योंकि यहां पे चार्ज रखा आपने, और जिस पॉइंट पर चार्ज रखा उस पॉइंट पर फील्ड की वैल्यू E है, इस वजह से ऐसा हो रहा है कि Q इंटू ई उस पर फोर्स लग रहा है। मतलब चार्ज जिस पॉइंट पर रखा है उस पॉइंट पर फील्ड की वैल्यू कैपिटल E है, तो इसलिए उस चार्ज पर लगने वाला फोर्स है F इज इक्वल टू क्यू डी। बट अब सवाल सुनो क्या कहा है। सवाल कहा है कि एक चार्ज है, उसमें से फील्ड लगातार बाहर जा रहा है। हाँ ठीक है, लेकिन सोचो इस चार्ज के चारों तरफ फील्ड है, चारों तरफ। क्या उस पॉइंट पर भी फील्ड है जिस पॉइंट पे ये चार्ज खुद रखा है? नहीं, उस पॉइंट पर फील्ड नहीं है। जिस पॉइंट पर ये चार्ज रखा है ना, उस पॉइंट पर फील्ड नहीं है। तो जिस पॉइंट पर, अगर मैं सारे में फील्ड है पर मान लो जिस पॉइंट पर ये रखा है उसी पर फील्ड नहीं है, तो इस पर लगने वाला फोर्स कितना होगा? तो F बराबर Q इंटू में E। उस पॉइंट पर, अब चारों तरफ फील्ड है, मान लिया मैंने, है चारों तरफ है, बट उस पॉइंट पे नहीं है जिस पॉइंट पे रखा है, तो वहां पे फील्ड कितना है? 0। इसकी वजह से उस पर फोर्स कितना लगेगा? 0। तो इसका मतलब यह हुआ कि कोई भी चार्ज अपने फील्ड की वजह से अपने ऊपर कोई फोर्स नहीं लगाता। हमेशा चार्ज के ऊपर जो फोर्स लगेगा वो बाहर के फील्ड की वजह से लगेगा, क्योंकि बाहर के फील्ड के किसी पॉइंट पे आप उस पर रखोगे तो उस पॉइंट पर फील्ड की वैल्यू होगी, और वैल्यू होगी तो उसकी वजह से फोर्स लगेगा। मतलब वैल्यू होगी तो, अभी बाहर हॉर्न बज रहा था, मैंने 2 मिनट के लिए पॉज कर दिया था वीडियो को, आप थोड़े से डिस्टर्ब हुए होंगे, पर फिर कॉन्सेंट्रेट करो। तो फिर से समझो कि किसी भी चार्ज पे, जब किसी चार्ज को एक्सटर्नल फील्ड में रखा जाता है तो उस पर फोर्स लगता है। एक बात ये दिमाग में अपने बिल्कुल फिट कर लो कि जब भी किसी चार्ज को एक्सटर्नल फील्ड के अंदर रखा जाएगा किसी भी पॉइंट पर, तो उस पर जहां पे फील्ड होगा, अब पूरा एक्सटर्नल फील्ड पूरे स्पेस में फैला हुआ है, तो उसके अंदर आप चार्ज रख दो, उस पर फोर्स लगेगा। कितना लगेगा ये भी बता दिया मैंने, ठीक है। अब अपने फील्ड की वजह से, अब अपना फील्ड तो जैसे मैं यहां पे बैठा हूं तो मेरे में से इधर 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 निकल रहा है, जिस पॉइंट पे मैं हूं उस पॉइंट पे फील्ड है ही नहीं। जैसे यहां पे जो ये चार्ज है, इस पॉइंट पे फील्ड तो बाहर निकल रहा है ना, तो इस चार्ज के बाहर बाहर फील्ड है। जिस पॉइंट पे ये रखा है उस पॉइंट पे फील्ड ही नहीं है। जब उस पॉइंट पे फील्ड ही नहीं होगा बच्चों, तो उस पॉइंट पे फोर्स भी नहीं होगा। उस पे फोर्स जो होगा वो कितना होगा? 0 होगा। ई की वैल्यू, क्योंकि फॉर्मूला होता है F बराबर Q इंटू ई, जिस पॉइंट पर फील्ड ही नहीं है वहां पे फील्ड की वैल्यू 0 रख दी, तो Q इंटू 0 0 आ गया। इसका मतलब कोई भी चार्ज अपने फील्ड की वजह से अपने ऊपर कोई फोर्स नहीं लगाता। चार्ज के ऊपर फोर्स लगेगा बाहर के किसी फील्ड की वजह से, ठीक है। ये बात भी अपने दिमाग में बैठा लो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। इसको देखते हैं, इसमें क्या बोला है इसने सॉल्यूशन। ए पार्ट में बोला ए टेस्ट चार्ज यूज्ड टू मेजर इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट शुड बी वेनिशिंगली स्मॉल। वाई? जब भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड को मेजर करने के लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड को मेजर करने के लिए कोई टेस्ट चार्ज लेते हैं तो वो बहुत छोटा लेते हैं। क्यों? चलो समझते हैं वजह। मान लीजिए यहां पे ये फील्ड है, बहुत बढ़िया फील्ड है, ठीक है, हर जगह फील्ड की वैल्यू सेम है।
ई की वैल्यू मान लीजिए यहाँ पे है 10 न्यूटन पर कूलम। फील्ड तो इसी तरीके से होता है ना, फील्ड का फॉर्मूला होता है फोर्स बटे चार्ज, तो 10 न्यूटन पर कूलम। और ये यूनिफॉर्म फील्ड है, किसी भी पॉइंट पे उठा लो, हर पॉइंट पे फील्ड की वैल्यू सेम है, 10 है। अब मैं इस फील्ड को टेस्ट करने के लिए यहां पे एक छोटा सा चार्ज ला के रख देता हूं, प्लस का क्यू नॉट, इसे कहेंगे हम टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज, ठीक बच्चों। अब ये जो टेस्ट चार्ज है, इसको हम फील्ड को चेक करने के लिए रख रहे हैं। भाई फील्ड यहां पे कितना है इस पॉइंट पर, वैसे हमें पता है 10 है, लेकिन जब हम इसको चेक करेंगे तो कैसे चेक करते हैं, पहले चार्ज को उठा के यहां रखेंगे, इस पे लगेगा एक फोर्स, क्योंकि हर एक फील्ड किसी भी चार्ज पे फोर्स लगाता है, तो इस पे लगा एक फोर्स इस डायरेक्शन में, F बराबर क्यू नॉट इंटू में ई। अगर इस फोर्स को हम चेक करते हैं और उससे ई की वैल्यू निकालते हैं, तो ये फॉर्मूला आता है F बटे में क्यू नॉट, ये फॉर्मूला आता है। अब जब हम इसकी वैल्यू निकाल के देखते हैं ना, तो इसकी वैल्यू लगभग ई की वैल्यू जो एक्यूरेट वैल्यू है वो 10 है, लेकिन आई 9.99 न्यूटन पर कूलम। ओ भाई, ऐसा क्यों? ऐसा क्यों हुआ कि हमने क्यू नॉट चार्ज को इसमें रखा, रख के उस पर फोर्स चेक किया, फोर्स चेक करने के बाद क्यू नॉट से डिवाइड किया, तो इस पॉइंट की इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी आनी तो 10 चाहिए थी, जब ये फील्ड यहां पे 10 था, आनी तो ये 10 चाहिए थी ना, लेकिन 10 की जगह ये कम क्यों आई? बस यही सवाल पूछा है कि ऐसा। अब आप कहोगे सर सवाल तो ये है ही नहीं, देखो यही है सवाल। एक्चुअल में हम जितना बड़ा चार्ज लेंगे, देखो ये क्यू नॉट जो है ना, ये क्यू नॉट, ये टेस्ट चार्ज है, हम इसको जितना छोटा लेंगे हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू उतनी एक्यूरेट आएगी, और इसे जितना बड़ा लेंगे तो उस पॉइंट पर फील्ड की वैल्यू उतनी ही इनएक्यूरेट आएगी, एक्यूरेट नहीं आएगी, फिर गलत आएगी, जो एक्चुअल में फील्ड है उससे कम आएगी। क्यों? अब इसकी वजह समझो। इसीलिए हम इस चार्ज को क्यू नॉट को, इस टेस्ट चार्ज को काफी स्मॉल लेते हैं, वेरी स्मॉल, बहुत छोटा लेंगे हम इसको, वेरी स्मॉल, बहुत छोटा लेते हैं। यही वजह है। क्यों? क्योंकि जो यहां पे फील्ड है वो फील्ड नहीं आएगा, उससे थोड़ा कम दिखाएगा, उसकी वैल्यू को, उसके मैग्नीट्यूड को थोड़ा कम दिखाएगा। क्यों दिखा रहा है उसकी वजह समझो। क्योंकि देखो ऐसा है, हमने रखा यहाँ पे चार्ज, मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड लगा हुआ था, अरे ये चार्ज होगा तो इसका अपना भी तो कुछ फील्ड होगा, इसके भी तो चारों तरफ अपना एक फील्ड होगा, होगा कि नहीं होगा? जितना बड़ा चार्ज होगा उतना ज्यादा फील्ड होगा। अब ये बाहर वाले फील्ड को ये वाला जो फील्ड होगा अपोज करेगा, बाहर वाले फील्ड का अपोज करेगा। मान लो ये ऐसे निकल रहा है, कहीं पे सपोर्ट करेगा, कहीं पे अपोज करेगा उस पॉइंट पे, तो उसकी वजह से उस पॉइंट पर जो फील्ड की वैल्यू आएगी, वो फील्ड की वैल्यू थोड़ी सी अनएक्यूरेट हो जाएगी। भाई यहां पे जो इसका अपना फील्ड है, इसका जो अपना फील्ड है बच्चों, वो यहां पे मैटर कर रहा है। ये जो इसका अपना फील्ड है ये मैटर करेगा यहाँ पे इस पॉइंट पर, तो इस पॉइंट पर इसका अपना फील्ड बन गया, बाहर से फील्ड लगा हुआ है, दोनों फील्ड आपस में क्लैश हो जाएंगे और थोड़ी बहुत वैल्यू ऊपर नीचे हो जाएगी, ऐसा होगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि यहाँ पे इस टेस्ट चार्ज को बहुत छोटा लेते हैं, ताकि इसका जो अपना फील्ड हो वो बहुत कम बने, छोटा बने। अब ये छोटा फील्ड बनेगा, छोटा फील्ड बनेगा तो हमारी वैल्यू उतनी ही एक्यूरेट आएगी। तो इसीलिए हम ये कहते हैं कि जब भी हम इस फॉर्मूले का यूज करते हैं, E बराबर F बटे में क्यू नॉट, क्यू नॉट होता है ये टेस्ट चार्ज, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने का फॉर्मूला है, इसमें इस क्यू नॉट को बहुत छोटा लिया जाता है, मतलब वेरी स्मॉल, बहुत ही छोटा लिया जाता है। इसलिए फॉर्मूला कुछ ऐसे देखने को मिलेगा आपको, E इक्वल्स टू एफ बटे में क्यू नॉट, इसे कुछ ऐसे लिख लो, लिमिट ऐसे करके लिख देते हैं, लिमिट क्यू नॉट टेंडिंग टू 0 एफ बटे में क्यू नॉट, ऐसे करके लिख लो।
ये आ गया आपका। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये वो इलेक्ट्रिक फील्ड है जो इस पॉइंट पर निकालोगे आप। जितना क्यू नॉट को छोटा, देखो यहां पे लिखा हुआ है क्यू नॉट टेंडिंग टू जीरो, का मतलब समझ रहे हो कि जीरो के बिल्कुल करीब है क्यू नॉट की वैल्यू, मतलब क्यू नॉट बहुत छोटा है साइज में। जितना छोटा लोगे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू उस पॉइंट पर उतनी एक्यूरेट आएगी। रीजन आपको समझ में आ गया, क्योंकि बड़ा चार्ज होगा तो उसका अपना भी फील्ड होगा, अपना फील्ड और एक बाहर से फील्ड दोनों क्लैश होके उसकी वैल्यू को गड़बड़ कर देंगे। उस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है वो कम ज्यादा आ जाएगी, ठीक है ना। तो इसीलिए हम ये जो टेस्ट चार्ज लेते हैं किसी भी पॉइंट पर, अगर हमें फील्ड फील्ड को देखना है तो टेस्ट चार्ज को बहुत छोटा लेते हैं साइज में, ठीक है। चलो अगला पार्ट इसका, बी पार्ट, नेम द फिजिकल क्वांटिटी दैट हैज इट्स एसआई यूनिट एज न्यूटन पर कूलम। अरे ये तो बिल्कुल सिंपल सा सवाल है। बी, ऐसी क्वांटिटी बताओ जिसकी यूनिट न्यूटन पर कूलम हो। तो भाई साहब ऐसी क्वांटिटी तो ई है, फोर्स बटे में चार्ज। फोर्स कितना है, फोर्स की यूनिट लिखे तो न्यूटन और चार्ज की लिखे तो कूलम। तो बस दूसरे का आंसर क्या है, ऐसी फिजिकल क्वांटिटी बतानी है जिसकी एसआई यूनिट क्या है, न्यूटन पर कूलम है। तो इसका आंसर हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया इसका आंसर, ठीक है बच्चों। अब इसने ये भी कहा है कि क्या ये स्केलर है या वेक्टर है। ये तो भाई साहब वेक्टर होती है, क्योंकि इसका पूरा फॉर्मूला होता है एफ वेक्टर और इधर होता है ई वेक्टर। तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। इसकी डायरेक्शन जो होती है वो आपको दी जाती है या होती है, जैसे हम बार बार बना रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रहा है इधर जा रहा है, तो डायरेक्शन ले रहे हैं हम, क्यों, क्योंकि ये एक वेक्टर क्वांटिटी। तो आंसर हो गया इसका कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक बच्चों। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है एन इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज at a point is calculated using E equals to F by Q. Will the actual field greater or less than it? अभी समझाया मैंने आपको ये सवाल, अभी समझाया कि एक्चुअल में होता क्या है कि जब हम किसी फील्ड को कैलकुलेट करते हैं तो वहां पे हम चार्ज रखते हैं। कौन सा चार्ज रखते हैं, Q नॉट या Q कह लो। Q से हम इसमें ये देखते हैं कि इस पे फोर्स कितना लग गया, तो फोर्स लग गया मान लो F, और F की वैल्यू निकालते हैं तो वो Q इंटू ई आती है फोर्स। और यहां से अगर हम E की वैल्यू निकालें इस पॉइंट का फील्ड, तो वो आ जाएगा F बटे में Q। एक्चुअल फील्ड तो E है, लेकिन इस पॉइंट पर जो फील्ड बनेगा, इस पॉइंट पर जो फील्ड बनेगा मान लीजिए, तो वो जो है ये इस पॉइंट का फील्ड मैं कह देता हूं E डैश, तो ये E डैश बनेगा। देखो एक्चुअल फील्ड तो ये E है, अभी समझाया पिछला सवाल ही तो, एक्चुअल फील्ड तो ये E है। इस पॉइंट पर आपने चार्ज रख दिया, उस पे फोर्स चेक कर लिया कितना है, और इस पॉइंट का, इस पॉइंट पे जिस पॉइंट पे चार्ज रखा है उस पॉइंट पे फील्ड निकाला, तो फोर्स बटे चार्ज आ गया। फॉर्मूला होता है ये इसका, फील्ड बराबर होता है फोर्स बटे। लेकिन आप ये देखोगे कि ये जो फील्ड है ये हमेशा एक्सटर्नल, मतलब जो एक्चुअल फील्ड है यहां उससे कम दिखाएगा इसको। वजह 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 है, मैंने अभी बताया था कि ये जो चार्ज है इसका अपना भी तो फील्ड होगा ना, जो कि बाहर से लगे हुए फील्ड का अपोज करेगा, इसका अपना फील्ड। तो वहां पे इस फील्ड की जो वैल्यू है वो बच्चों कम हो जाएगी, इस फील्ड की जो वैल्यू है वो कम हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि वो उसको उस पॉइंट पर अपोज कर रहा है। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा आप लोगों को, अभी समझाया था यार ये तो। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारा, क्वेश्चन 33 आ रहा है सही, हाँ ठीक है। सवाल में क्या बोला है, 4 चार्जेस ऑफ सेम मैग्नीट्यूड एंड साइन आर प्लेस्ड अलोंग द 4 कॉर्नर्स ऑफ ए स्क्वायर। भाई साहब एक स्क्वायर है, बढ़िया सा बना लूं क्या, चलो इसमें बना लेता हूं। एक स्क्वायर है, स्क्वायर सही बन गया शायद, हाँ
इसके चारों कॉर्नर पे 4 चार्जेस रखे हुए हैं सेम। क्या हो रहा है? अच्छा अच्छा, ये नहीं किया। तो 4 चार्जेस रखे हैं, ये रखे हैं, लो ठीक। अब ये सेम मैग्नीट्यूड के चार्ज हैं, तो मान लो ये Q है, तो ये भी Q है, ये भी Q है, ये भी Q, एंड सेम साइन के हैं, तो मान लो ये प्लस है तो सारे प्लस है, सेम साइन सेम मैग्नीट्यूड। पढ़ते जाओ, सवाल ना यार तभी होगा जब आप एक एक लाइन पढ़ के ड्रॉ करते चले जाओगे। फिगर ड्रॉ हो सके तो सबसे पहले फिगर ड्रॉ करो। तो ठीक है, अब इन्होंने पूछा, ये तो हो गई, यहां तक की लाइन हो गई कंप्लीट। अब इन्होंने पूछा व्हाट विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ स्क्वायर, सेंटर पे कितना फील्ड होगा। तो पहले तो ये देखो सेंटर पे किस किस वजह से फील्ड होगा। तो भाई साहब इधर से ये जो क्यू चार्ज है, किसी भी चार्ज में से फील्ड निकलता है बाहर की तरफ, तो इधर से फील्ड जा रहा है, ऐसे निकल गया, इसकी वजह से, इसकी वजह से ई है मान लो ये, ठीक है। अब इसकी वजह से अब होगा कितना, देखो ये डिस्टेंस ले लो, ये वाले डिस्टेंस ले लो x, यहां से यहां तक, तो इस ई की वैल्यू निकाल सकते हो आप, इस ई की वैल्यू निकाल सकते हो आप। किसकी वजह से है ये फील्ड, इसकी वजह से, तो कितना k q बटे में एक्स स्क्वायर। फॉर्मूला याद आ गया। मान लो मेरे पास कोई चार्ज है q, अगर मुझे उससे x डिस्टेंस पे जाके या r डिस्टेंस पे जाके इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो फॉर्मूला होता है E इज इक्वल टू के क्यू बटे में आर स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला मैंने यहाँ लगा दिया। तो इस पॉइंट पर जो फील्ड है वो इसकी वजह से है, और कितना है के क्यू बाई एक्स स्क्वायर। इसकी वजह से कितना होगा, इधर जरा इसकी वजह से इधर देखो, क्योंकि इसमें से भी फील्ड इधर ही निकलेगा, ये भी डिस्टेंस x है, ये भी चार्ज q है, तो इधर भी फील्ड सेम यही आएगा E। अब मान लो इसकी वजह से देखें, इस वाले चार्ज की वजह से फील्ड इधर आ रहा होगा ऐसे, तो इस वाले चार्ज की वजह से फील्ड आ रहा है इधर, और इस साइड में फील्ड हो गया E। अब ऐसे ही सेम इस वाले चार्ज की वजह से, तो इस वाले चार्ज की वजह से फील्ड इधर आ गया E। अब एक पॉइंट पर ना 4 फील्ड हो गए, ये देखो इस पॉइंट पर बीच वाले पर, इधर E, इधर E, इधर E, सारे सेम है, तो क्या एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, इसने इसको कैंसिल कर दिया और इसने इसको कैंसिल कर दिया, तो नेट फील्ड यहाँ पे बच्चों कितना बन गया, ई नेट। ई नेट की वैल्यू बन गई 0, ई नेट की वैल्यू बन गई 0। आसान सा सवाल था। किसी भी पॉइंट पर अगर हमको टोटल फील्ड निकालना है, तो उसके चारों तरफ देख लो, उस पॉइंट के चारों तरफ कितने चार्ज रखे हैं, आसपास कितने चार्ज रखे हैं, उन सब की वजह से फील्ड निकालो और वेक्टर की तरह ऐड कर दो, सिंपल। चलो अगले सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 में क्या बोला है, जरा कैलकुलेट करते हैं। इसमें बोला कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड रिक्वायर्ड टू जस्ट बैलेंस ए वाटर ड्रॉप ऑफ मास 10 to the power -7 kg एंड हैविंग ए चार्ज ऑफ 1.6 इंटू 10 to the power -19 कूलम। ओके, मान लीजिए मेरे पास एक वाटर की ड्रॉप है, ये जिसका मास m है, m की वैल्यू कितनी दे रखी है, जो जो इन्होंने बोला है बस वही इंफॉर्मेशन में लिखता चला जाऊंगा, लिख लू, ठीक है। अब इस पे चार्ज कितना है, चार्ज है q, q की वैल्यू भी दे रखी है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम, ठीक है। अब यहां पे ये बताओ, इन्होंने कहा इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करो, कितना चाहिए हमको जो इसके जस्ट बैलेंस द वाटर ड्रॉप को बैलेंस कर ले। अच्छा देखो, ये वाटर ड्रॉप, इसका वेट किस तरफ लग रहा है, नीचे की तरफ mg, मतलब ये वाटर ड्रॉप नीचे गिरेगी क्योंकि इसका वेट नीचे की तरफ लग रहा है, लेकिन इसको कोई रोक सकता है, वो कोई कौन है, इलेक्ट्रिक फील्ड रोक सकता है। अगर मैं ऊपर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दूं E, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इस ड्रॉप के ऊपर चार्ज है, तो अब आप अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कोई चार्ज रखा है, तो उस पर लगता है फोर्स, तो इस पे ऊपर की तरफ फोर्स लगेगा F बराबर Q इंटू E। यही हम बार बार पढ़ते हुए आ रहे हैं और यही पढ़ना है आज हमें।
ध्यान दो कि ये वाटर ड्रॉप अपने वेट की वजह से नीचे आना चाहती है, ठीक है, ये नीचे आना चाहती है, लेकिन हम इसको रोक सकते हैं। कैसे? इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दो ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इसके ऊपर फोर्स लगेगा। कौन सा फोर्स होगा? वो इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स होगा, क्योंकि इस पे चार्ज है, चार्ज पे फोर्स लगता है। अच्छा, चार्ज ना होता, इस पे सिर्फ मास होता, फिर ना लगता ये फोर्स। इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर खाली मास रखोगे, कोई फोर्स नहीं, लेकिन उस मास के ऊपर चार्ज होगा तो फोर्स लगेगा। कितना? Q इंटू ई लगेगा। किस डायरेक्शन में लगेगा? अगर प्लस चार्ज है तो फील्ड की डायरेक्शन में, और माइनस चार्ज है तो फील्ड के अपोजिट। तो इस पे ऊपर की तरफ फोर्स लग गया। ये कौन सा फोर्स है? ये है चार्ज का फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। चार्ज की वजह से, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ये फोर्स लग रहा है। इस पे चार्ज ना हो या इलेक्ट्रिक फील्ड ना हो तो ये फोर्स नहीं लगेगा। तो कितना लगा? Q इंटू ई। अब हम ये चाहते हैं कि E की वैल्यू निकाली जाए, उतना फील्ड यहां पे लगा दो ताकि इसको बैलेंस किया जा सके ड्रॉप को। तो ड्रॉप कैसे बैलेंस होगी? जब ऊपर का फोर्स और नीचे का फोर्स आपस में क्या हो जाएंगे? ऊपर का फोर्स कितना है? F, और नीचे का फोर्स mg, दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। ऊपर का फोर्स जो ये F है उसकी वैल्यू कितनी है? QE। रख दो Q इंटू ई बराबर m इंटू जी। यहां से E की वैल्यू निकाली जा सकती है बच्चों, m इंटू जी बटे में m इंटू जी और बटे में Q। m की वैल्यू कितनी दे रखी? 10 की पावर -7। g की वैल्यू ले लेते हैं हम, 10 ही ले लेते हैं, ठीक है, और बटे में Q की वैल्यू 1.6 इंटू 10 की पावर -19। अगर इसको सॉल्व करें, ऊपर लेके जाएं इसको, तो ये 10 की पावर ऊपर बच रहा है -6 और बटे में 1.6 इंटू 10 की पावर -19 है। ये नीचे ऊपर जाएगा तो ये कितना बन जाएगा? -19 ऊपर जाके +19 हो जाएगा, -6, तो ऊपर बचेगा 10 की पावर 13 और बटे में 1.6। इसमें से 10 को अलग कर लो, बटे में 1.6, और इंटू 10 की पावर 12 को अलग कर लो। 1.6 से इस 10 को डिवाइड करो तो ये आ जाएगा 6.25, 10 की पावर 12। ये हमारा आंसर आ गया। इसका मतलब इतना न्यूटन पर कूलाम का हमको इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए ऊपर की डायरेक्शन में, ताकि इसको बैलेंस किया जा सके। काफी ज्यादा फील्ड है ये, ठीक है, इसको बैलेंस करने के लिए इतना फील्ड आपको चाहिए बच्चों, ठीक है। वैसे आसान था सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन। आप ना बस ये समझते जाओ कि क्वेश्चन को मुझे किस तरह से ट्राई करना है, शुरुआत कहां से करनी है। पढ़ो, डायग्राम बनाओ, सवाल पढ़ो, एक एक लाइन की इंफॉर्मेशन अपने दिमाग में लिख लो और सामने लिख लो। शुरुआत में कॉपी में लिखने पड़ेंगे सवाल, ठीक है। और सवाल को ना जब मैं शुरू करता हूं पॉज करके खुद से ट्राई किया करो, और अगर जो लाइव देख रहे हो तो साथ साथ करो, लाइव देख रहे हो तो। चलो आगे बढ़ो। 2 पॉइंट चार्जेस 5 इंटू 10 की पावर -19 कूलम एंड 20 इंटू 10 की पावर -19 कूलम are separated by a distance 2 meter. Find the point on the line joining the two charges where the electric field due to them is 0. एक लाइन पे 2 पॉइंट चार्ज रखे हैं, मान लो पहला है Q1 और दूसरा है Q2। Q1 की वैल्यू दे रखी है ये रही, इसे Q1 मान लिया मैंने, और Q2 की वैल्यू ये रही, दोनों प्लस है, ठीक है। इनके बीच का गैप 2 मीटर है, ओके। और फिर फाइंड द पॉइंट ऑन द लाइन जॉइनिंग, इनको मिलाने वाली लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड इनकी वजह से, दोनों की वजह से कहां पे 0 होगा। मान लो यहां 0 होगा, मान लिया बस मैंने ऐसे ही, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। अच्छा, ऐसा क्यों कि इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे 0 हो सकता है, देखते हैं होगा कि नहीं होगा। देखो प्लस का क्यू चार्ज है ये प्लस, तो प्लस में से फील्ड इधर निकलेगा, इधर निकला फील्ड E1, ठीक है। ये डिस्टेंस मान लो यहां से यहां तक की x, अगर ये x है तो इधर कितनी बची 2 - x, ये बच गई। अब इसमें से फील्ड जो निकलेगा Q2 में से वो इधर निकलेगा तो E2 होगा। अब एक बात बताओ, E1 और E2 इस पॉइंट पर फील्ड कब 0 हो सकता है? जब ये E1 और E2 एक दूसरे को कैंसिल कर दें। और दो वेक्टर एक दूसरे को कैंसिल कब करते हैं? जब आपस में अपोजिट होते हैं और दोनों का
मैग्नीट्यूड सेम होता है, मतलब E1 और E2 की वैल्यू सेम होगी और आपस में डायरेक्शन अपोजिट होगी। तो साफ साफ लग रहा है डायरेक्शन तो अपोजिट है, तो वैल्यू सेम होनी चाहिए, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो E1 इक्वल्स टू E2। पहले E1 की वैल्यू निकालो। E1 है इस पॉइंट पर फील्ड इस तरफ है, इसकी वजह से, पहले चार्ज की वजह से कितना होगा, K Q1 और बटे में यहां से यहां तक की डिस्टेंस x²। E2 सोचो, इसमें से निकलने वाला फील्ड है, इधर जा रहा है E2, तो कितना होगा K इसकी वजह से, तो Q2 और बटे में यहां से और यहां तक की डिस्टेंस 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब एक काम करो, K से K कैंसिल कर दो, Q1 और Q2 की वैल्यू रख दो। ऊपर है 5 इंटू 10 की पावर -19 बटे में x², इधर हो गया 20 इंटू 10 की पावर -19 कूलम और बटे में 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। 10 की पावर -19 से ये कट गया, 5 से 20 को काट लो 4 टाइम्स, ये आ गया सॉल्व करके 1 अपॉन में x² इक्वल्स टू 4 अपॉन में 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। दोनों तरफ का अंडर रूट कर दो, 1 अपॉन में x² का अंडर रूट कर दो इसका, तो x हो जाएगा ये, और 4 का अंडर रूट 2 हो जाएगा बटे में 2 माइनस x² का अंडर रूट, दोनों तरफ का रूट कर दिया मैंने, इधर का भी और इधर का भी। तो ये 2 माइनस एक्स स्क्वायर हट गया, या क्रॉस मल्टीप्लाई, इसकी इधर मल्टीप्लाई करी, 2 माइनस एक्स इज इक्वल टू 2x, इसे इधर ले जाओ तो 3x बराबर 2, तो x बराबर आ गया बच्चों 2/3। इसका मतलब ये पॉइंट कहाँ पे पड़ेगा, जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो रहा है। Q1 से कितना दूर है वो, 2/3 मीटर की डिस्टेंस पर है वो पॉइंट। ये पॉइंट जो है Q1 से कितना दूर है, 2/3 मीटर की डिस्टेंस पर है। आसान, बिल्कुल कुछ नहीं, बिल्कुल आसान है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या दिया है बच्चों, an infinite number of charges plus q each are placed along x axis at x is equal to 1 2 4 8, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट x इज इक्वल टू 0। चलो मैं यहां पर ये बना लिया मैंने x एक्सिस, ठीक है, ये है पॉइंट x इज इक्वल टू 0, फिर यहां पे रखा मैंने x इज इक्वल टू 1 मीटर, फिर थोड़ा दूर हो गया x इज इक्वल टू 2, फिर आगे पॉइंट हो गया x इज इक्वल टू 4, फिर आगे पॉइंट हो गया x इज इक्वल टू 8। इस तरह से है, ये पॉइंट है x एक्सिस पर। अब कहां कहां पे रखे हैं, इनफाइनाइट तक रखे हैं चार्ज, ठीक है। पहला चार्ज रखा x इज इक्वल टू 1 पे, तो यहां पे चार्ज रख दिया आपने प्लस का q, दूसरे पे भी प्लस का q, x इज इक्वल टू 2 पे भी, x इज इक्वल टू 4 पे भी प्लस का q, प्लस का q। मैंने कहा डायग्राम बनाओ, सबसे पहले क्वेश्चन की डिमांड है डायग्राम बनाओ, डायग्राम बनाओगे अपने आप से सॉल्व होना शुरू हो जाएगा। इन्फिनिटी तक रख दिए ये ऐसे ही करते करते, चलो ठीक है। अब यहां पे इस 0 पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे जो होगा वो किस किस वजह से होगा। पहले चार्ज की वजह से सर इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर जा रहा होगा ऐसे, प्लस चार्ज में से फील्ड निकलता है तो ऐसे जा रहा है, तो इधर फील्ड हुआ पहला E1, किसकी वजह से है ये, इस चार्ज की वजह से। E1 की वैल्यू निकाल लो, तो यहां से इस चार्ज की K, चार्ज कौन सा है Q, और बटे में यहां से यहां तक की डिस्टेंस 1², यहां से यहां तक की डिस्टेंस 1 मीटर है। फिर इस चार्ज में से देखो, इस चार्ज में से फील्ड बाहर निकल रहा है E2, तो ये इसी डायरेक्शन में चला गया E2 की भी वैल्यू निकाल लो, तो वो K Q बटे में 2², क्योंकि यहां से यहां तक की डिस्टेंस इस बार 2 है। चलो फिर इस चार्ज को देखो, थर्ड वाले को, इसमें से भी फील्ड ऐसे बाहर जा रहा होगा, ऐसे बाहर जा रहा होगा, तो इसमें से भी फील्ड ऐसे ही जा रहा है इसी तरफ E3, तो E3 की वैल्यू हो गई बच्चों K Q, चार्ज ये Q है ये भी, और बटे में यहां से यहां तक की डिस्टेंस ये कितनी है इस बार 4, तो 4 का स्क्वायर,
एंड सो ऑन, ऐसे ही चलता रहेगा। अगर हम इस पॉइंट पर नेट फील्ड चेक करें, ई नेट, तो इस पॉइंट पर जो नेट फील्ड होगा वो E1 को, E2 को, E3 को, E4 को, E5 को, सबको ऐड कर दो एक ही डायरेक्शन में। देखो वेक्टर अगर सेम डायरेक्शन में है सारे तो सीधे ऐड हो जाते हैं, तो सीधे ऐड हो गए E1 प्लस E2, उनके मैग्नीट्यूड सीधे ऐड हो जाते हैं, प्लस E3 एंड सो ऑन। E1 की वैल्यू लिखो K Q बटे में 1 स्क्वायर, E2 की K Q बटे में 2 स्क्वायर, E3 की K Q बटे में 4 स्क्वायर, ऐसे ही E4 की, इसकी वजह से जो होगा K Q बटे में 8 स्क्वायर, इस तरह से आता चला जाएगा इन्फिनिटी तक। यहां से K Q को ले लो बच्चों कॉमन, अंदर बचा 1 अपॉन में 1 प्लस 1 अपॉन में 2 का 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, फिर 1 अपॉन में 4 का स्क्वायर, और चाहो तो इसको 2 की टर्म्स में ही लिख लो। ये जो 4 का स्क्वायर लिखा है ना, 4 को 2 का स्क्वायर लिखा जा सकता है, 2 की पावर 4 हो गया। फिर ऐसे 8 को 2 की पावर 3 लिखा जा सकता है, तो 3 इंटू 2 6 हो गया, 2 की पावर 6 हो गया। 8 के स्क्वायर को 2 की पावर 6 लिख दिया, और देखो ऐसे ही एंड सो ऑन इन्फिनिटी तक। अब ध्यान दो जरा, के क्यू, ये क्या बन गई, ये जीपी बन गई, इनफाइनाइट तक की ये जीपी है। जीपी होती है एक स्पेशल टाइप की सीरीज। ये जीपी की पहली टर्म है 1, इसे कहते हैं ए, और सेकंड टर्म और बटे में फर्स्ट टर्म, इनके रेशो को कहते हैं आर। तो यहां पे जीपी की सेकंड टर्म क्या है, 1 अपॉन में 2 स्क्वायर, बटे में फर्स्ट टर्म क्या है, 1 अपॉन में 1 स्क्वायर, ये तो 1 ही है बस, ये समझो। तो ये आ गया, आर की वैल्यू आ गई 1 अपॉन 4। देखो मैं आपको थोड़ा सा बता दूं जिन बच्चों को ना पता हो, जीपी क्या होती है। जीपी एक्चुअल में एक सीरीज होती है इस टाइप की, बताते हैं अभी। जैसे पहली टर्म अगर ए है और हम पहली टर्म में आर से मल्टीप्लाई कर दें, तो दूसरी टर्म बन गई ए आर, फिर आर से मल्टीप्लाई कर दें ए आर स्क्वायर, फिर आर से मल्टीप्लाई कर दें ए आर क्यूब, इसे जीपी कहते हैं। पहली टर्म में आर से मल्टीप्लाई करी, फिर दूसरी टर्म में आर से मल्टीप्लाई करी, तीसरी टर्म में आर से मल्टीप्लाई करी, करते चले जाओ, ये जीपी है। अब जीपी के इनफाइनाइट टर्म्स का सम होता है पहली टर्म और बटे में 1 माइनस आर। आप जीपी के इनफाइनाइट टर्म्स का सम कर सकते हैं। तो इस हिसाब से ए तो हमने निकाल ही लिया था, ए तो 1 है, पहली टर्म तो 1 है, पहली टर्म तो यहां पे 1 है बच्चों। के क्यू को बाहर रखो, फॉर्मूला हो गया ए अपॉन 1 माइनस आर, ये लगाया इनफाइनाइट टर्म्स का। तो के क्यू, ए कितना है, पहली टर्म 1 है, ये तो 1 बटे 1 स्क्वायर 1 ही रहेगा, बटे 1 माइनस आर, आर की वैल्यू क्या निकल के आई, आर होता है, देखो आर कैसे निकालोगे यहाँ पे, अगर सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड कर दें, ए आर को ए से डिवाइड कर दे तो आर ही तो आ जाएगा। बस ऐसे ही सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करके आर निकाल लिया मैंने। आर की वैल्यू आई 1/4, रखो यहाँ, ये सॉल्व कर लो, कितना आ रहा, के क्यू, इसका 1 अपॉन में एलसीएम ले लो इसके साथ, 4 माइनस 1 तो 3/4, इसे ऊपर ले जाओ तो ये आ जाएगा 4 के क्यू बटे में 3, डेट इज ई नेट। इसका मतलब जीरो वाले पॉइंट पर जो नेट फील्ड आया इनफाइनाइट चार्ज की वजह से यहाँ पे, वो ये आया है आपका K4 KQ बटे में 3, जीरो वाले पॉइंट पर बच्चों। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को बिल्कुल बढ़िया से समझ में आ गया होगा, आसान सवाल था ये भी। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, ये एक सवाल नहीं, ये 5 सवाल दिए हुए आपको। इन 5 सवाल को फटाफट कर लेते हैं, एक ही तरीके के क्वेश्चन है, नेट फील्ड निकालना है हमको अलग अलग पॉइंट पर। देखो इसमें क्या बोला, इसमें डिटरमाइन इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P और O इन द फॉलोइंग केसेस।
अगर 1/4πε0 क्यू बटे डी स्क्वायर आए तो उसे ई नॉट मान सकते हैं, ये दिया है हमको। चलो ठीक है, तो जिस फिगर में पी पॉइंट या ओ पॉइंट आ रहा है वहां पे फील्ड निकालो। तो पहली फिगर में देखो, यहाँ पे पी पॉइंट ये रहा। मैं थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूं ताकि आपको यहां थोड़ा सा डिफरेंस सा पता चल जाए। क्या लूं, ये ले लेते हैं। चलो अब एक बात बताओ, इस पी पॉइंट पर इन तीन की वजह से फील्ड होगा। कौन कौन से तीन है? इस 9q की वजह से होगा, एक तो ये रहा। अब ये तो प्लस चार्ज है, प्लस में से फील्ड बाहर निकलता है तो पी से इधर जा रहा होगा, ये E1 हो गया। फटाफट यहीं इसकी वैल्यू भी लिख लो। E1 कितना होगा? तो E1 होगा भाई साहब, इस तरफ जा रहा है फील्ड E1, और किसकी वजह से है? 9q की वजह से। तो K इंटू में चार्ज 9q है ये, और बटे में यहां से यहां तक की डिस्टेंस d, तो 3d का होल स्क्वायर। 3 का स्क्वायर हो गया 9, 9 से 9 कट गया, ये बन गया KQ बटे डी स्क्वायर। KQ बटे डी स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं? ई नॉट। ये 1/4πε0 के ही तो है, तो ये आ गया बच्चों ई नॉट। E1 तो आ गया ई नॉट। अब इस पर, इसी पॉइंट पर इस चार्ज की वजह से 4q की वजह से भी फील्ड बाहर की तरफ ऐसे जा रहा होगा, वो होगा E2। जरा E2 भी निकाल लो, E2। तो E2 की वैल्यू K, Q कितना है? 4q बटे में इनके बीच की डिस्टेंस 2d का होल स्क्वायर। बच्चों 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4 से 4 कट गया, ये भी ई नॉट आ गया। वेरी गुड। फिर इस पॉइंट पर इस माइनस क्यू की जो फील्ड होती है वो अंदर आती है क्यू चार्ज के अंदर। देखो प्लस में से फील्ड बाहर निकलती है, माइनस वाले चार्ज में फील्ड अंदर आती है। तो इसका मतलब पी पॉइंट पर जो फील्ड बनेगा वो इस तरफ बनेगा, क्योंकि माइनस का चार्ज फील्ड अपने अंदर की तरफ लेता है। तो इस माइनस क्यू की वजह से जो पी पॉइंट पर फील्ड बनेगा वो इस तरफ बनेगा, क्योंकि माइनस चार्ज की जो फील्ड है वो चार्ज के अंदर की तरफ चलती है, तो चार्ज के अंदर जा रही है ये E3। जरा E3 भी निकाल लो। E3 कितनी आ गई? तो KQ बटे में R स्क्वायर, ये डिस्टेंस हो गई D स्क्वायर, तो ये भी ई नॉट आ गया। अब सोचो इस पॉइंट पर तीन फील्ड है, तीनों बराबर है, वैल्यू दी तीनों की बराबर, पर डायरेक्शन अलग अलग है। दो इधर है, एक इधर है। तो अगर इस पॉइंट पर नेट फील्ड देखना है तो ऐसे समझो कि इस पी पॉइंट पर मैं इसको यहां बना लेता हूं, E1 इधर है मतलब ई नॉट, E2 भी इधर ही है, E2 भी कितना है? ई नॉट। तो इसी डायरेक्शन में दो हो गए, ई नॉट प्लस ई नॉट। अब E3 इधर है, E3 भी ई नॉट है, वो इस तरफ हो गया। अब इधर तो हो गया 2 ई नॉट, ई नॉट प्लस ई नॉट हो गया 2 ई नॉट, और इधर है ई नॉट। तो नेट कितना बना? तो नेट बना इस तरफ सा, नेट तो इस तरफ बना ना। तो फील्ड जो है, अगर ई नेट देखें इस पॉइंट पर, ई नेट, तो वो कितना है बच्चा? इधर की साइड तो 2 ई नॉट माइनस इधर की साइड का ई नॉट। अगर वेक्टर अपोजिट है तो डायरेक्ट आपस में माइनस हो जाते हैं, उनके मैग्नीट्यूड आपस में माइनस। तो इधर का वेक्टर जो बड़ा है, बड़े वेक्टर में से छोटे वेक्टर को माइनस कर दिया हमने, 2 ई नॉट में से ई नॉट माइनस कर दिया, तो बचा ई नॉट। इसका मतलब इस पर जो नेट फील्ड है वो कितना है? ई नॉट है। और डायरेक्शन क्या है नेट फील्ड की? जिधर ज्यादा फील्ड है इस तरफ, तो ई नेट की डायरेक्शन इधर है, ई नेट। लो हो गया। आगे बढ़ो, क्वेश्चन नंबर बी पे आ जाओ। अब इस बी पॉइंट पर हमको फील्ड, पी पॉइंट पर, बी वाले पार्ट में पी पॉइंट पर फील्ड निकालना है। अब इसमें देखो किधर किधर होगा फील्ड, तो इस पॉइंट पर निकालना है। अब इस पॉइंट पर फील्ड होगा सर इस प्लस चार्ज में से, तो फील्ड देखो इस प्लस चार्ज में से फील्ड बाहर निकल रहा है ऐसे, तो नीचे आ गया E1। इस माइनस चार्ज में फील्ड अंदर जा रहा होगा ऐसे, ऐसे जा रहा होगा E2। दोनों का नेट निकाल दो, ये आ गया ई नेट। अब E1 और E2 की वैल्यू निकाल लो। E1 कितना होगा? तो E1 होगा इसकी वजह से K इंटू में 3Q बटे में D स्क्वायर, डिस्टेंस हो गई यहां से यहां तक की। अब इसकी वजह से जो फील्ड है इस तरफ है वो कितना है? E2, तो वो है K इंटू में 4Q
माइनस नहीं लेना, माइनस ने तो डायरेक्शन दिखानी थी वो दिखा दी। माइनस चार्ज इतना बता रहा है कि फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ है, बाकी फॉर्मूले में माइनस को नहीं लिया जाएगा। तो k इंटू 4q बटे में यहां से यहां तक की डिस्टेंस d स्क्वायर। अगर इसको ध्यान से सोचिए 3 बाहर आ गया, k q बटे डी स्क्वायर ई नॉट बन गया, तो ये बन गया 3 e नॉट। ऐसे इसमें से 4 बाहर आ गया और बाकी का ई नॉट बन गया, तो 4 e नॉट। इसका मतलब इस पॉइंट पर दो फोर्स लगे हैं, दो फील्ड लगे हैं। देखो कौन कौन से, इधर तो लगा है E2, E2 तो हो गया 4 e नॉट। नीचे की तरफ लगा है E1, E1 कितना हो गया आपका 3 e नॉट। इन दोनों का रिजल्टेंट हो गया ये E नेट, इसे निकाल लो। अब दो वेक्टर अगर 90 डिग्री पे होते हैं तो उनका रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं, अब बार बार याद नहीं दिलाऊंगा, हर चैप्टर में आएगा ये। तो साइड में को कहीं को लिखूं, चलो यहां लिख देता हूं और हटा देता हूं। मान लो एक वेक्टर A है, दूसरा वेक्टर बच्चों B है, दोनों के बीच में 90 का एंगल है, तो इनका रिजल्टेंट आ जाएगा ये R, और इसकी वैल्यू कितनी आएगी, R इज इक्वल टू अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 90। दो वेक्टर के लिए यही फॉर्मूला होता था। अब cos 90 हो गया जीरो, ये पूरा जीरो हो गया, तो बस आंसर आ गया अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये लगा दो यहाँ, तो यहाँ पे ई नेट की वैल्यू आ गई, इधर वाले को a कह लो, ये b कह लो, तो अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो 4 e नॉट का स्क्वायर और प्लस 3 e नॉट का स्क्वायर। 4 हो गया 16, सही दिखाई दे रहा, हाँ ठीक है। 4 हो गया 16 e नॉट स्क्वायर और प्लस 3 का स्क्वायर 9 e नॉट स्क्वायर और पूरे का अंडर रूट। 16 प्लस 9 हो गया अंडर रूट में 25 e नॉट का स्क्वायर। 25 का अंडर रूट करेंगे 5, e नॉट स्क्वायर का करेंगे e नॉट। इसका मतलब यहाँ पे e नेट की जो वैल्यू है बच्चा, ई नेट की वैल्यू 5 e नॉट आ गई, और उसकी डायरेक्शन क्या है, ये वाली डायरेक्शन, इस तरफ है ई नेट 5 e नॉट। सेकंड वाले का भी हमारा आंसर बन चुका है। चलो अब ऊपर चलते हैं। ये क्या हो गया, ये यहां से हटा दिया मैंने शायद, इसे करना है ऊपर, हाँ अब ठीक है। अब जरा सी पार्ट को देखते हैं, कलर चेंज करता हूं, ये बढ़िया सन लग रहा, इसे देखें कैसा आता है। हाँ ये ठीक है, देखो कैसा आ रहा है, ठीक आ रहा है। चलो अलग अलग कलर से करेंगे, क्या हो गया। सी पार्ट को करते हैं बच्चों। सी पार्ट में दिया है एक ट्राइंगल, और उस ट्राइंगल का ये ऊपर वाला पॉइंट P है, ये वाला पॉइंट P दे रखा है, ये डिस्टेंस D है, ये डिस्टेंस D है, ये डिस्टेंस D है, और ये पॉइंट P। इस P पॉइंट पर यहाँ चार्ज रखा है Q, यहाँ पे भी Q, और इस पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो प्लस चार्ज में से फील्ड बाहर निकलेगा, इधर जा रहा है, E1 कह लो इसको। इस प्लस चार्ज में से फील्ड बाहर निकलेगा, इधर जा रहा है, E2 कह लो इसको। चलो E1 और E2 की वैल्यू लिखो। E1 इसमें से निकलने वाला फील्ड K Q और बटे में यहां से यहां तक की डिस्टेंस D स्क्वायर। यहां से भी ऐसे ही E2, तो ये हो जाएगा K इस चार्ज में से Q और बटे में ये डिस्टेंस D स्क्वायर। ये तो सेम है सर, ये भी E नॉट है और ये भी E नॉट है, बिल्कुल। तो इसका मतलब ये भी E नॉट है, ये भी E नॉट है, दोनों के बीच में एंगल कितना होगा, ये 60 डिग्री, क्योंकि ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इसके तीनों एंगल क्या होंगे, 60 60 60। तो इस पॉइंट पर एक फील्ड तो इधर हो गया E नॉट, मैं इस पॉइंट का डायग्राम बना रहा हूं, इस पॉइंट का, इस वाले का एक फील्ड तो इधर हो गया E नॉट। E1 को मैंने E नॉट लिख लिया, E1 की वैल्यू E नॉट आ गई। ऐसे ही इधर जा रहा है एक E2, उसको भी E नॉट कह दो, E नॉट। इन दोनों का रिजल्टेंट कहीं यहां होगा बीच में E नेट, इसे निकाल लो। तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, 60 डिग्री। तो E नेट की वैल्यू कितनी आ गई, अंडर रूट में E1 का स्क्वायर
प्लस E2 का स्क्वायर प्लस 2E1 E2 cos 60। E1 की वैल्यू E0 का स्क्वायर, E2 की वैल्यू E0 का स्क्वायर प्लस 2E0 इंटू में E0 cos 60 की वैल्यू 1/2। वेक्टर का फॉर्मूला होता है ना, ये आ गया सॉल्व करके E0 स्क्वायर E0 स्क्वायर E0 स्क्वायर 3E0 स्क्वायर का अंडर रूट, 3 का अंडर रूट तो हो गया अंडर रूट 3, E0 का स्क्वायर हो गया E0। बस ये हमारा आ गया नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P। इसके बाद आते हैं बच्चों डी पार्ट पे, जरा इसे देख लो ये वाला। इसमें अगर देखोगे तो ये बन गया इस तरीके से, यहां पे माइनस का 2Q चार्ज है, यहां पे प्लस का 4Q चार्ज है, यहां पे माइनस का 2Q चार्ज है, 2Q। ठीक है, और P पॉइंट पर फील्ड निकालना है। तो P पॉइंट पर फील्ड किस किस की वजह से होगा? इन तीन की वजह से होगा। ये माइनस वाला जो चार्ज है, फील्ड इसके अंदर जा रहा होगा ऐसे E1। ये माइनस का चार्ज है, इसके भी अंदर फील्ड जा रहा होगा यहां से E2। और जो ये प्लस वाला चार्ज है, इससे इधर जा रहा होगा फील्ड ऐसे। अगर इस लाइन को यहां मिला लें तो इससे फील्ड इधर जा रहा है E3। E1 E2 और E3 की वैल्यू निकाल लो। चलो पहले E1 की वैल्यू निकालो। E1 की वैल्यू हो गई इसकी वजह से, तो K इंटू में 2Q और बटे में यहां से यहां तक की डिस्टेंस। अब ये डिस्टेंस सोचो, ये डिस्टेंस कितनी दे रखी? √2D, √2D। तो √2D का होल स्क्वायर, √2 का स्क्वायर 2 हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये कितना आ गया? KQ बटे D स्क्वायर, ये तो E0 आ गया सर। ऐसे ही निकाल लो जरा E2 K, इस बार इस वाले चार्ज की वजह से यहाँ का फील्ड, इस पॉइंट का फील्ड इस चार्ज की वजह से यहाँ पे फील्ड तो अंदर जा रहा होगा नीचे की तरफ। कितना? Q कितना है? 2Q, और बटे यहां से यहां तक की डिस्टेंस वही है √2D। तो √2D का स्क्वायर, तो ये कितना आ गया? ये भी √2 से, मतलब 2 से 2 कट जाएगा, ये भी E0 आ गया, E0। अब बचा ये E3 इस तरफ। तो इस तरफ ये, अगर एक बात सोचो, ये अगर x होता है तो ये कितना होता है? √2x। अब ये x कितना है, मतलब ये साइड कितनी है? √2D, तो ये वाली हो जाएगी √2 इंटू 2, √2 इंटू में √2D, x की जगह √2D कर दो। √2 इंटू 2 कितना हो गया? √2 इंटू √2, तो 2D हो गई है। डायगोनल की लेंथ आ गई 2D। ठीक है, डायगोनल की लेंथ इसको हटा दो, डायगोनल की लेंथ आ गई 2D। ठीक है, चलो ये आ गई 2D। तो अब यहां से E3 अगर निकालें तो E3 का फॉर्मूला कितना आ जाएगा? Q कितना है? देखो ये रहा 4Q, और कितनी दूर है ये पॉइंट? 2D डिस्टेंस पे, तो 4Q बटे में 2D का होल स्क्वायर। अब 2D कितना? 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4 से 4 कट गया, ये तो फिर से E0 आ गया भाई। E0 हर जगह E0 ही आ रहा है। ठीक है, तो ये इस पॉइंट पर 3 फील्ड हो गए। E1 भी E0 है, E2 भी E0 है, और E3 भी E0 है। सारे E0 आ रहे हैं, सारे के सारे E0 आ रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो अब यहां से इसका रिजल्टेंट अगर निकालें तो कैसे आएगा? थोड़ा इसको ऊपर करते हैं। इस पॉइंट पर 3 फील्ड हो गए, मैं यहां बस इसका डायग्राम बना लेता हूं। यहां पे 3 फील्ड हो गए, इधर E0, इधर E0 और इधर E0। इन दोनों का रिजल्टेंट ये आ गया E0 √2 या √2 E0, इन दोनों का है ये रिजल्टेंट। ठीक है, ये अपोजिट में लगा हुआ है। अब सोचो,
ये दोनों तो हट गए, ये हट गया, ये हट गया, इन दोनों का रिजल्टेंट तो ये आ गया। समझ गए ना ये कैसे आया? अरे जब एक वेक्टर इधर से x है, दूसरा वेक्टर की भी लेंथ x है, और दोनों 90 के एंगल पे लगे हुए हैं, तो उनका रिजल्टेंट होगा √2x। करके देख लो इसको, ये वाला फॉर्मूला लगा के, बीच में एंगल 90 है, 90 है तो ये तो 0 हो जाएगी टर्म, बस ये आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा x का स्क्वायर और फिर x का स्क्वायर और √2x आ गया ये। तो ये वाला फॉर्मूला मैंने लगा दिया। चलो ठीक है, अब यहां से बात करो तो इन दोनों का रिजल्टेंट ये आ गया √2 और इधर E0। अब √2 ज्यादा है या ये ज्यादा है? ये इधर बचा, ये इधर बचा, ये दोनों हट गए, इसे भी भूल जाओ, इसे भी भूल जाओ, इनका रिजल्टेंट ये आ चुका है। तो ये ज्यादा है सर, ये वाला √2 ज्यादा होता है और 1 कम होता है। तो इन दोनों को आपस में, अब ये समझो इस पॉइंट पर दो फील्ड लगे हैं बस, इधर तो लगा है E0 और इधर लगा है √2 तो अब समझो इसी डायरेक्शन में ई नेट आ जाएगा, ई नेट की वैल्यू आ जाएगी कितनी? जब दो वेक्टर आपस में अपोजिट होते हैं तो उनके मैग्नीट्यूड सीधे माइनस हो जाते हैं, तो वो हो जाएगा √2 माइनस में E0। बड़ा वेक्टर कौन सा है? ये इधर, तो इसलिए ई नेट की वैल्यू इधर आएगी। E0 को कॉमन ले लो, आंसर आ गया √2 - 1, डेट इज ई नेट। बहुत ही अच्छे बच्चों, बहुत ही अच्छे, मजा आ गया सवाल सारे करके, आ गया होगा मजा है। चलो अगले पार्ट पे चलते हैं। चलिए बच्चों नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, क्या रह गया हमारा? हाँ ये रह गया, इसमें दिया है 9q - 9q 16q - 16q 6d 8d, रट लिया मैंने। अभी इसकी डायग्राम बना लेता हूं। 9q - 9q 16q - 16q, पहले तो इतना बना लो, 9q - 9q, लास्ट पार्ट है ये e, ये बन गया जी आपका, इधर है प्लस का 9q माइनस का 9q, इधर प्लस का 16q, इधर माइनस का 16q, और ये 6d लेंथ, ये 8d लेंथ, और सेंटर पे निकालना है, बीचों बीच सेंटर है वो, उस पॉइंट पर निकालना है फील्ड बच्चों। ठीक है, तो इस पॉइंट पर जो फील्ड होगा वो किस किस की वजह से होगा? सोचो, इस प्लस में से फील्ड जा रहा होगा ऐसे, अगर इसको मैं यहां मिला लूं ऐसे, इसको भी इधर मिला लूं ऐसे, तो इस प्लस में से फील्ड इधर जा रहा है, इसकी ये फील्ड, इस प्लस 16q में से फील्ड इधर जा रहा है, उसे कहो E1। ऐसे ही इस प्लस 9q में से भी फील्ड इधर जा रहा होगा, वो होगा E2। ठीक है, इस माइनस 9q में फील्ड अंदर जा रहा होगा तो वो होगा इसी डायरेक्शन में E3, और माइनस 16q में भी फील्ड इधर ही जा रहा होगा, वो होगा E4। चलो, मतलब दो वेक्टर इस तरफ हैं और दो वेक्टर इस तरफ हैं, साफ साफ दिखाई दे रहे होंगे? हाँ चलो दिख रहे हैं। अब यहां से एक काम करो, क्या ये दोनों वेक्टर ऐड हो गए E1 + E3, तो टोटल यहां पे जो वेक्टर बन गया इस तरफ, ये बन गया E1 + E3, और इधर दो वेक्टर ऐड हो गए, एक ही डायरेक्शन में है, E2 + E4। ठीक है, इन दोनों का रिजल्टेंट निकालेंगे, इन दोनों को ई नेट यहाँ पे निकल के आएगा, कुछ ना कुछ जो भी आएगा वो इधर आएगा ई नेट। तो पहले काम हमारा ये है कि E1 E2 E3 और E4 की वैल्यू निकाल ली जाए। चलो E1 निकालो, E1 किस किस मतलब कौन किसका फील्ड है? इसमें से निकलने वाला फील्ड है, ऐसे जा रहा है। तो यहां से यहां तक की ये डिस्टेंस देखो, ये डिस्टेंस कितनी होगी, तो ये डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? इसको x मान लेते हैं फिलहाल, बाद में बताऊंगा कितनी आएगी। तो x मान ली, तो ये हो जाएगा k इंटू में 16q और बटे में x का स्क्वायर, रख लो चलो x यहाँ पे कितनी बनेगी। तो अगर इसको यहाँ से परपेंडिकुलर डाल दूं तो ये आधी है 4d, ये वाली आधी है 3d, तो ये वाली होगी 5d, ये जो x है ये हो जाएगी 5d बच्चों।
पाइथागोरस से। तो ये बन गई 5d का होल स्क्वायर। अगर आप इसको सॉल्व कर रहे हो तो 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, बाहर ले लो 16 बटे में 25, अंदर क्या बचा के क्यू बटे डी स्क्वायर, वो बन गया ई नॉट। चलो अब ऐसे ही निकाल लो E2। E2 E2 हो गया इस वाले चार्ज में से निकलने वाला फील्ड, ऐसे जा रहा है, ये भी इतनी दूर है x, वही 5d। चार्ज कितना है इस बार k, चार्ज है 9q बटे में यहां से यहां तक की डिस्टेंस 5d का होल स्क्वायर। तो ये बन गया 9 बटे 25 ई नॉट। 9 और 25 को बाहर ले लिया मैंने और ई नॉट बन गया। E3 देखो, E3 देखो बच्चे, E3 देखो, तो E3 अब है इसके अंदर जाने वाला फील्ड, इसकी वजह से ये -9 अंदर जा रहा है इसके फील्ड इस पॉइंट पर। तो K फिर से ये कितना है, वही 9q 9q और बटे में यहां से यहां तक की ये डिस्टेंस कितनी हो गई, वही 5d का होल स्क्वायर। तो ये भी 9 बटे 25 ई नॉट आ गया बच्चों। अब बचा E4 की वैल्यू देख लो। तो E4 की जो वैल्यू हो गई वो कितनी हो गई, वो इसकी वजह से देखो, इसमें E4 ऐसे जा रहा है अंदर, इस पॉइंट से फील्ड अंदर की तरफ जा रहा है। तो ये आ गई K इंटू में चार्ज कितना है 16q और बटे में 5d का होल स्क्वायर। तो वो कितना आ गया 16 बटे में 25 ई नॉट। लो ये आ गया। तो अब ये E1 प्लस E3, E1 की वैल्यू है, E3 की वैल्यू है, ये रही, ऐड कर दो दोनों को। इधर तो E1 प्लस E3 हो गया ना, तो E1 की वैल्यू 16 बटे 25 ई नॉट प्लस E3 की वैल्यू ये रही 9 बटे 25 ई नॉट। ठीक है, ये सॉल्व करके कितना आ गया सोचो, इसे अलग कर लो यहाँ। ये सॉल्व करके डिनोमिनेटर तो सेम है 25, ऊपर 16 प्लस 9 कितना हो जाएगा 25 से 25 कट गया, ये सॉल्व करके आ गया ई नॉट। ऐसे ही नीचे यहाँ E2 और E4 को ऐड कर लो। तो E2 और E4 को ऐड करेंगे तो 9 बटे 25 ई नॉट प्लस E4 कितना है 16 बटे 25 ई नॉट। ऐड कर लो दोनों को, तो ये बन गया 25 बटे 25 जैसा ऊपर बना था ई नॉट। 25 से 25 कट गया तो ये सीधा ई नॉट आ गया। तो अब सोचो इस पॉइंट पर यहां कर देता हूं। इस पॉइंट पर देखो दो फील्ड थे E1 प्लस E3, दोनों मिलकर कितने हो गए ई नॉट हो गए। नीचे की तरफ ये भी ई नॉट हो गया, E2 प्लस E4 मिलकर ये ई नॉट हो गया, दोनों ई नॉट हो गए मिलकर। अब यहां पे हमें क्या करना है, इनका रिजल्टेंट देखना। उसके लिए सर हमें ये वाला एंगल चाहिए थीटा, ये है नहीं भी होगा तो निकाल लेंगे यार, क्यों टेंशन ले रहे हैं। वैसे इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं एक काम कर देता हूं, मतलब एंगल की जरूरत तो पड़ेगी पर और आसानी से कर देंगे इसको कंपोनेंट करके। ये हमने इधर बना लिया ई नॉट, ये लाइन खींच लो, ये एंगल थीटा मान लो, तो ये भी थीटा हो जाएगा। इस पूरे को थीटा नहीं मान रहा हूं मैं, आधे आधे को थीटा मान लिया, ऊपर वाले को थीटा नीचे वाले को थीटा, ठीक है ना। थीटा की जरूरत पड़ेगी वो रख देंगे। अब इसके दो कंपोनेंट करो, एक हो गया इधर इस वाले वेक्टर का, इसके इस वेक्टर के दो कंपोनेंट होंगे, एक इधर होगा एक इधर होगा। तो ये हो गया ई नॉट कॉस थीटा और इधर हो गया ई नॉट साइन थीटा। बिल्कुल सेम ऐसे इसमें होंगे, इस ई के ई नॉट के इधर हो जाएगा ई नॉट कॉस थीटा, तो ये डबल हो जाएगा, दो हो जाएंगे। इसका भी एक कंपोनेंट इधर ही आ जाएगा ना ई नॉट कॉस, तो ये दो हो जाएंगे मिलकर, समझे नहीं क्या। इसके साथ एक और ई नॉट कॉस थीटा ऐड हो जाएगा, इसका कंपोनेंट है इसका, तो ये टोटल हो जाएगा 2 ई नॉट कॉस थीटा। और दूसरा इधर हो जाएगा ई नॉट साइन थीटा, ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल,
तो इसका जो रिजल्टेंट आ जाएगा ई नेट आ जाएगा, वो कितना आ गया, दोनों को ऐड कर लो, 2E0 कॉस थीटा। 2E0 की वैल्यू तो E0 ही है, कॉस थीटा कहाँ से निकालें सर, ये। अच्छा एक बात सोचो, ये थीटा है तो ये वाला थीटा होगा, ये वाला भी थीटा होगा, तो ये थीटा निकाल सकते हो कॉस थीटा की वैल्यू यहाँ से, बिल्कुल। कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, 4D, देखो ये बेस हो गया और ये वाला हाइपोटेनियस हो गया, बटे में 5D, डी से डी कट गया, 4/5 उठा के वहां रख दो, तो ये बच गया 4/5, आंसर आ गया 8E0 बटे में 5। ये हो गया आपका। जितने भी सवाल मैं लगवाता हूं बच्चों, सबसे पहले खुद से ट्राई करो, अगर खुद से हो जाते हैं तो फिर बस आंसर देख लो डायरेक्ट, और नहीं होते तो पूरा सॉल्यूशन देख लो। धीमी लगे वीडियो 1.5 पे चला लो, 2x पे चला लो, ठीक है, लेकिन प्रैक्टिस यार लगातार करते रहो, वो नहीं छोड़नी है, प्रैक्टिस छोड़ोगे तो पीछे रह जाओगे, ठीक है। ये मैं गारंटी देता हूं, जिस चैप्टर के 100 क्वेश्चन आप लगा लेंगे, उस चैप्टर का ये समझ लो आप बहुत कुछ तैयार हो जाएगा आपका, ये गारंटी है मेरी। तो ठीक है, काफी सारे क्वेश्चन कर लिए आज हमने, शायद 8 क्वेश्चन तक कर लिए, ठीक है, बाकी कल करते हैं, कल मिलते हैं बच्चों। लाइक शेयर सब्सक्राइब, अब ये बोलना ड्यूटी है मेरी, ठीक है, ये तो मैं बोलता रहूंगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, ठीक, और शेयर वास्तव में कीजिए, ये नहीं कि बस मैंने बोल दिया और आपने कुछ सुना ही नहीं। शेयर करो, अपने दोस्तों को बताओ कि बेटा तुम यहाँ से कर सकते हो, अपने दोस्तों को प्यार से आप बेटा कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, तो तुम वहां से कर सकते हो। और क्वेश्चंस की, आप कोचिंग में कहीं पे भी पढ़ रहे हो, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने को आपको बढ़िया मिल रही है, ये करते रहो, साथ साथ करो। 1 घंटे का रोज का 1-1.25 यार कुछ नहीं होता, कभी कम ज्यादा 1 घंटे से थोड़ा बहुत, 1 घंटा एवरेज मान लो, तो 1 घंटे क्वेश्चन करने की प्रैक्टिस है। 8-10 क्वेश्चन जो भी कुछ करोगे उस 1 घंटे में मेरे साथ मिलके करेंगे, दोनों सब मिलके करेंगे, ठीक है। फिर आंसर चेक करो, फिर देखो कि क्या निकल के आ रहा है, क्या नहीं निकल के आ रहा है, बढ़िया मजा आएगा। ऐसे ही प्रैक्टिस होती है क्वेश्चंस की, ठीक है। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जरूर कीजिए। कल मिलते हैं।